नमस्कार। रीट 2023 लेवल 2 रीसफल वेटिंग लिस्ट को लेकर इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करूंगा। जब से राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने रीट 2023 लेवल 2 की वेटिंग लिस्ट जारी की है, उसके बाद एक नया विवाद उत्पन्न हुआ है। उसमें छात्रों का कहना है कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने आरक्षित वर्ग के नियमों को ताक पर रख करके वेटिंग लिस्ट जारी की गई है। आरक्षण के साथ खिलवाड़ हुआ है, कुठारघात हुआ है। यहाँ पर रीसफल होना चाहिए था। लेकिन आज इस वीडियो में वेटिंग रीसफल के विवाद पर तो चर्चा करूंगा ही, इसी के साथ एक थोड़ा सा पीछे इतिहास की ओर जाना जरूरी है, क्योंकि रीट 2018 में भी वेटिंग रीसफल का विवाद उत्पन्न हुआ था, जहां पर मामला हाई कोर्ट, सिंगल बेंच, डबल बेंच और सुप्रीम कोर्ट तक गया था। वहां हाई कोर्ट ने अपने फैसले में क्या कहा था, रीसफल करने को कहा था या वेटिंग लिस्ट जारी करने को कहा था, उस विवाद पर भी चर्चा करूंगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट सेम है, लॉजिक सेम है, इश्यू सेम है। रीट 2018 से रीट 2023 हुई है, लेवल 1 हो या लेवल 2 हो, लेकिन विवाद तो इतना ही है कि वेटिंग लिस्ट की जगह रीसफल होना चाहिए था। छात्रों का कहना है कि रीट 2023 लेवल 2 में सामान्य कैटेगरी की कट ऑफ इतनी कम कर दी गई, ओबीसी की नए के बराबर हुई है, तो आरक्षण नहीं दिया गया, ये गलत हुआ है। लेकिन थोड़ा सा रीट 2018 पर चर्चा करनी जरूरी है। राजस्थान में ऐसी कोई भर्ती नहीं है जो विवादों में ना घिरे। राजस्थान की लगभग सभी भर्तियां हाईकोर्ट एक मंदिर है, जहां पर जाती हैं, सिंगल बेंच, डबल बेंच और सुप्रीम कोर्ट तक जाती हैं, वहां से बाद में बाहर निकल कर आती है। एक बार नहीं, दो चार बार जाती हैं, अलग अलग विवादों को लेकर, कभी प्रश्न उत्तर विवाद के मामले को लेकर, तो कभी आरक्षण के नियमों के साथ खिलवाड़ को लेकर। अभी हाल ही में राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर की 5 भर्तियां हैं जो ओबीसी की कट ऑफ सामान्य से ज्यादा रखी गई और इंटरव्यू के लिए बुला लिया गया। वो छात्र हाईकोर्ट, सिंगल बेंच, डबल बेंच जा रहे हैं और आरपीएससी डबल बेंच जा रहे हैं, कभी एप्लीकेशन लगा रहे हैं, उनकी आवाज नहीं सुनी जा रही। राजनेताओं को अपना समाज मात्र चुनाव के समय याद आता है, बाकी कोई लेना देना नहीं है। वैसे बात करूं बेरोजगार नेताओं की, तो वो चलती हुई गाड़ियों पर सवार होते हैं, उनको कोई मतलब नहीं है गलत या सही या न्याय। रीट 2018 में जो जिस प्रकार से अन्याय हुआ और जो बेरोजगार नेताओं की भूमिका थी, उसको भी विस्तार से खुलासा करूंगा कि किस प्रकार से बेरोजगार नेता एक ऐसा फैसला करवा कर गए जहां पर आज जो छात्र न्याय की मांग कर रहे हैं उनके बीच में वो समस्या उत्पन्न होगी और वो कैसे बीच में टांग अड़ाएगा फैसला। उस समय के बेरोजगार नेताओं की भूमिका पर चर्चा करूंगा। अक्सर मैं कहता हूं कि बेरोजगार नेता अपने बिजनेस, पब्लिसिटी, पॉपुलैरिटी, राजनीति के लिए वो अपना संगठन चलाते हैं, उनको गलत या सही न्याय से कोई लेना देना नहीं। उनकी कथनी और करनी में अंतर रहता है। उनको अक्सर कैसे भी करके राजनीति में आना होता है, कुछ आ गए कुछ आ जाएंगे। और उस संगठन से जुड़े हुए अंधभक्त जो है वो भी वैसे ही है। जब रीट 2018 में रीसफल नहीं हो रहा था, आरक्षित वर्ग के साथ कुठारघात हो रहा था, उस संगठन से जुड़े हुए जो हितैषी लोग हैं, उन बेरोजगार नेताओं के जो अंधभक्त हैं, वो मौन थे, वो देख रहे थे कि दृश्य हो रहा। लेकिन आजकल वो थोड़ी थोड़ी आवाज उठा रहे हैं, समझ से बाहर है कि उस समय क्यों मौन थे। क्या सांप सूंघ गया था, उस समय बोलना चाहिए था, क्यों नहीं बोले जब आपको पता था कि क्या हो रहा है, आगे समस्या आएगी। लेकिन उस समय जनता भी ऐसी है कि अपने बेनिफिट के लिए, निजी बेनिफिट के लिए कभी इधर कभी उधर कभी खिलाफ, उनको भी अपना काम निकालने से मतलब है, कोई मतलब नहीं है, नौकरी मिलनी चाहिए। लेकिन आरपीएससी की जब 5 भर्तियों में आरक्षण वर्ग के साथ खिलवाड़ हो रहा है, तो वो बेरोजगार नेता जाते हैं जल्दी से भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट की जाए, इंटरव्यू शेड्यूल जारी किया जाए। कभी एक बार भी मुंह से आवाज नहीं निकलती है कि ओबीसी, आरक्षित, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस के साथ कुठारघात क्यों हो रहा है, क्यों ओबीसी की कट ऑफ सामान्य से ज्यादा रखी गई, आरपीएससी सुधार क्यों नहीं करती। कभी आरएस की भर्तियां विवाद में रही तो नियम चेंज हुए, तो छोटी मोटी भर्तियों में संख्या कम होती है तो वहां पर आरपीएससी तानाशाह क्यों। आज 5 साल से वो हो रहा है, लेकिन छात्र वो बेरोजगार नेता मात्र उनको ज्वाइनिंग से लेना देना, उनको कोई लेना देना नहीं है। पता है कि सरकार ज्वाइनिंग देगी, सरकार तानाशाही बनी हुई है, सिस्टम, आयोग, बोर्ड तानाशाही बने हुए हैं, तो उन्हीं के साथ हाँ में हाँ बोलने में क्या दिक्कत आती है, जहां पर राजनीति और छात्र इकट्ठे हो जाते हैं जिनको नौकरी मिल रही होती। लेकिन आज रीट 2018 के इतिहास पर चर्चा करनी जरूरी है कि बेरोजगार नेताओं की क्या भूमिका थी, किस प्रकार से रीट 2018 में ओबीसी की कट ऑफ सामान्य से ज्यादा रखी गई,
वेटिंग लिस्ट जारी हुई, रीसफल नहीं हुआ। छात्र हाईकोर्ट, सिंगल बेंच, डबल बेंच, सुप्रीम कोर्ट तक खेलते रहे और छात्र हारते गए। और किस प्रकार से सरकार ने अपनी पूरी कानूनी ताकत लगाई, वो आप वीडियो में पूरा जरूर देखिए। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। उस समय राजस्थान सरकार एक कमेटी भी गठित करती है वेटिंग और रीसफल के विवाद को खत्म करने के लिए। वो कमेटी का ओपिनियन आता है, वो आपके स्क्रीन पर आप पढ़ रहे हैं। कमेटी क्या क्या आधार बनाती है, वो उसके बेसिस पर कमेटी का निर्णय आपके समक्ष है। 3 कैटेगरी बताती है, किस पर क्या है, आरपीएससी, हाई कोर्ट और तमाम फैसले रखे जाते हैं और वो एक कमेटी डिसीजन ले आती है। वेटिंग लिस्ट और रीसफल के विवाद को समझना जरूरी है। रीसफल वहां पर होता है, 3 प्रकार की कैटेगरी होती है। एक अनुपस्थित, एक अपात्र, एक नॉन ज्वाइनर। जो ज्वाइन नहीं करते, पात्र होते हैं, उपस्थित होते हैं, मात्र बस ज्वाइन करने नहीं चाहते। एक वो होते हैं जो डॉक्यूमेंट की कमी की वजह से अपात्र हो जाते हैं। एक वो होते हैं जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने ही नहीं चाहते। तो ये 3 कैटेगरी होती है। जब अनुपस्थित और अपात्र होते हैं तो वहां पर रीसफल होता है। जब नॉन ज्वाइनर होता है तो ये सबसे ज्यादा विवादित बना हुआ है। शिक्षा विभाग ने एक कमेटी भी गठित की जिसमें आरपीएससी, कई हाईकोर्ट और सिंगल बेंच और उनके फैसलों को आधार बनाया और उसमें कई बार विवाद घिरता गया कि नॉन ज्वाइनर पर क्या किया जाए, वेटिंग लिस्ट जारी की जाए या रीसफल किया जाए, ये विवाद बनता गया। लेकिन 2 पर क्लियर है। उसके बाद ये आया कि 2 गुना लिस्ट जारी कर दी जाए 1 गुना की बजाय, ताकि ये रीसफल वाला इश्यू खत्म ही हो जाए और वहां पर डायरेक्ट एक वेटिंग लिस्ट वाला ही आ जाए। क्योंकि अनुपस्थित और अपात्र वाला विवाद ही खत्म हो जाएगा, अनुपस्थित और अपात्र वाला विवाद नहीं रहेगा। क्योंकि 2 गुना के जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएंगे तो उसमें जो अनुपस्थित रहना है अनुपस्थित हो जाएगा, जो अपात्र होना है वो अपात्र हो जाएगा। फाइनल लिस्ट 1 गुना की जारी हो जाएगी, उसमें मात्र आपके नॉन ज्वाइनर की ही कंडीशन आएगी। वो कंडीशन आने के बाद आज वापस विवाद उत्पन्न हो गया कि यहाँ पर आरक्षण के साथ कुठारघात हुआ है, रीसफल होना चाहिए था। लेकिन सेम कंडीशन रीट 2018 के अंदर यही कंडीशन बनकर आई थी। जहां पर 1 गुना छात्रों का रिजल्ट जारी किया गया था, कुछ ऐसा था, तो वहां पर अपात्र वालों को वहां पर कुछ डेटा छुपाए भी थे और हाईकोर्ट में रखे भी थे। लेकिन किस प्रकार से तानाशाही होती है वो एक बार थोड़े सी शॉर्ट में वो कहानी समझिए। आप सभी को मालूम है, आपकी स्क्रीन पर है रीट 2018 की कट ऑफ आप देख रहे हैं। जनरल की कितनी है, ओबीसी की कितनी है और डीओबी में कितना फर्क है। अब ओबीसी की कट ऑफ जनरल से ज्यादा है, डीओबी के साथ आप देख रहे हैं। ये कैसे हुआ कि यहाँ पर वेटिंग लिस्ट और लगभग काफी 5000 के पदों पर वेटिंग लिस्ट आई थी, रीसफल हुआ था जो टोटल मिलाकर के, और उसमें सबसे ज्यादा आरक्षित वर्ग के कैटेगरी के साथ नुकसान हुआ। उस समय ईडब्ल्यूएस नहीं थी तो जनरल के अंदर था, तो अब वो ईडब्ल्यूएस भी उस लपेटे में आ गया। कहने का मतलब है कि कमजोर तबके के वर्ग के लोग आते हैं, क्योंकि जनरल में जो क्रिमिलियर होते हैं ओबीसी के वो चले जाते हैं और जिनकी ईडब्ल्यूएस में 8 लाख से ज्यादा होती है वो चले जाते हैं। ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, नॉन क्रिमिलियर, ये सारे गरीब तबके के लोग हैं, इनके साथ खिलवाड़ हो रहा है। रीट 2018 में राजस्थान सरकार वेटिंग लिस्ट जारी कर देता है जिसमें ओबीसी की कट ऑफ सामान्य से ज्यादा चली जाती है, आप सभी को मालूम है। उसके बाद विवाद उत्पन्न होता है, छात्र अधिकारियों के चक्कर लगाते हैं और कहते हैं कि ये गलत जारी की गई। उसके बाद जब कोई सुनता नहीं है तो छात्र हाईकोर्ट पहुंच जाते हैं। लेकिन जब बाद में छात्र और संगठन बीच में आते हैं तो उस समय के शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा होते हैं। आप इस कॉन्सेप्ट को समझिए, लॉजिक को समझिए, और आप देख रहे हैं हाईकोर्ट ने स्टे भी दिया था। उसमें हुआ क्या था और क्या फैसला आया था वो भी मैं शॉर्ट में बताऊंगा। उसके बाद गोविंद सिंह डोटासरा के पास शिक्षा मंत्री होते हैं, उनके पास जाते हैं, छात्र पूरा मैटर डिटेल से रखते हैं तथ्य के साथ। तब समझ में आता है कि ये गलत हुआ क्या था कि ये शिक्षा विभाग के शिक्षा सचिव और बीकानेर निदेशालय के डायरेक्टर, उन्होंने मिलकर के ये एक कांड रचा था जिसमें उन्होंने आरक्षण वर्ग के साथ कुठारघात किया और वेटिंग लिस्ट जारी कर दी। वो छात्र वहां पर अधिकारियों के चक्कर काटते काटते थक गए तो शिक्षा मंत्री के पास आए। शिक्षा मंत्री ने समझ करके ट्वीट भी कर दिया कि गलत हुआ है और उस पुरानी फाइल के नियमों को बदल के नए तरीके से वेटिंग लिस्ट हम रीसफल कर रहे हैं, लिस्ट जारी कर रहे हैं। जैसे ही ये जारी होता है तो उस समय बेरोजगार नेता पर्दे पीछे डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से उन छात्रों से जुड़े हुए होते हैं जो वेटिंग लिस्ट में जिनका नंबर आ जाता है। मैं तभी कहता हूं कि ये बेरोजगार नेता है, ये चलती हुई गाड़ियों पर सवार होते हैं, इनको कोई लेना देना उस समय उन्हीं के साथ होते हैं जो सरकार काम कर रही होती है।
गलत या सही कोई लेना देना नहीं। उन छात्रों के साथ हो जाते हैं जो उस समय जिनके लिस्ट में नाम आ चुका है और जो कैसे भी हो, तो वो उनके साथ हो जाते हैं। जब पता लगता है कि गोविंद सिंह डोटासरा ने ट्वीट कर दिया है और रीसफल नहीं, रीसफल होगा, वेटिंग लिस्ट अब बदली जाएगी, तब वो एक मंत्री के पास भेजते हैं जो सामान्य कैटेगरी के जयपुर के हैं। वो छात्र, बताया जाता है कि प्रताप सिंह खजरियावास के पास जाते हैं, वो बेरोजगार नेता कहते हैं वहीं आपका काम हो सकता है। बाद में प्रताप सिंह खजरियावास सीएमओ जाते हैं और सीएम से दखल अंदाजी होती है। उसके बाद गोविंद सिंह डोटासरा को वो ट्वीट डिलीट करना पड़ता है। जब ट्वीट डिलीट हो जाता है तो उन छात्रों में जो न्याय के लिए लड़ रहे थे, खामोशी छा जाती है। खामोशी छा जाती है तो उसके बाद वो वैसा का वैसा रह जाता है। उसके बाद आप ये देखेंगे कि जयपुर में शहीद स्मारक पर एक आंदोलन चला था, बीएसटीसी वर्सेस बीएड विवाद का। उसी समय उसी धरने के सामने एक धरना दूसरा चलता था कि रीट 2018 वेटिंग लिस्ट को ज्वाइनिंग दो। वहां पर एक और बेरोजगार नेताओं का आंदोलन चलता था। बेरोजगार नेता यही कहते थे कि मामला, उनकी कथनी और करनी में अंतर कैसे रहता है। वो मीडिया में बयान देंगे कि मात्र इतना सा बयान देंगे कि सरकार इस मामले को जल्दी से मजबूत पैरवी करवा करके निस्तारण करवाए, लेकिन पर्दे पीछे कुछ और खेल होता है। वो पूरी तरीके से उन्हीं के साथ रहते हैं कि वेटिंग लिस्ट में कोई बदलाव नहीं होना चाहिए, रीसफल नहीं होना चाहिए, जो ताकत है वो लगाए और सरकार एजी से एडवोकेट जनरल से पैरवी करवाए और एडवोकेट जनरल साहब पैरवी करते हैं। वो मामला सिंगल बेंच में जाता है। सिंगल बेंच में एक पहले केस लगता है जिसमें वेटिंग लिस्ट के आदेश जारी हो जाते हैं। जब ये छात्र हाईकोर्ट जाते हैं तो उस केस में वो जज साहब होते हैं, आई थिंक जस्टिस दिनेश मेहता जी। वो अपने पुराने फैसले को पढ़ते हुए कहते हैं कि बोर्ड ने, सरकार ने गलत इंप्लीमेंट किया। मेरा कहने का मतलब ये नहीं था। वो अपने जजमेंट पर सू मोटो देते हुए और रीसफल का आदेश दे देते हैं। जब रीसफल का आदेश हो जाता है तो बेरोजगार नेताओं की हालत खराब हो जाती है और वो सरकार के पास पहुंचते हैं कि डबल बेंच जाओ, आप स्टे लेकर आओ, ज्वाइनिंग दो। मामला जाता है डबल बेंच में। डबल बेंच में हाईकोर्ट डबल बेंच कहती है कि सू मोटो गलत लिया गया है, सभी पार्टियों को बुलाकर लिया जाने चाहिए था, ये किया जाना चाहिए था, और स्टे लगा देते हैं सिंगल बेंच के फैसले पर और वापस सिंगल बेंच को भेज दिया जाता है। मामला सिंगल बेंच में आता है, वापस सिंगल बेंच में आता है तो पता लगता है, सरकार को डर लगता है कि दिनेश मेहता जी के पास आया है तो यहाँ पर सभी पार्टियों को बुलाएंगे तो क्या होगा, मुश्किल है जजमेंट में चेंज होना और ये सफल होगा। तो बाद में ऐसा होता है कि वो फाइल दूसरी बेंच में ट्रांसफर हो जाती है। जस्टिस दिनेश मेहता जी उस फैसले में, उनकी बेंच में वो मामला नहीं लगता है, दूसरी बेंच में चला जाता है। वहां पर सुनवाई होती है तो सुनवाई होने के बाद फैसला आता है कि उस केस को आपने चैलेंज नहीं किया, वो नहीं किया, जो सरकार ने लिस्ट जारी की वो एकदम एक्यूरेट सही है, बिल्कुल भी गलत नहीं। छात्र वापस हाईकोर्ट डबल बेंच जाते हैं, ताकत लगाते हैं। छात्र कहते हैं कि जो उस समय केस लड़े थे वो कहते हैं कि उस समय सरकार कहती रही कि थोड़ी बहुत गलत हुई है, लेकिन आप इन ज्वाइन जो कर चुके हैं उनको प्रभावित मत कीजिए, ये तमाम उनके आर्गुमेंट रहते हैं। लेकिन छात्र हाईकोर्ट डबल बेंच से दोबारा हार जाते हैं। दोबारा हार जाने के बाद छात्र जाते हैं सुप्रीम कोर्ट। कोई चेंज नहीं होता है, वेटिंग लिस्ट सही ठहराई जाती है और ओबीसी की कट ऑफ सामान्य से ज्यादा रही जाती है और सुप्रीम कोर्ट से भी वो छात्र हार जाते हैं। उस समय राजा राम मील जी हैं जो राजस्थान जाट महासभा के अध्यक्ष हैं, वो कई बार पत्र लिखते हैं, सरकार को जगाते हैं और उन छात्रों का साथ देते हैं। लेकिन उस समय जो इस समय जो बेरोजगार नेताओं के हितैषी ट्विटर पर लिख रहे हैं, तमाम जगह जो लिख रहे हैं, हितैषी बन रहे हैं, वो उस समय क्यों सोए हुए थे? क्यों उन्हें संगठनों के किस बात का दबाव था जो उस समय अपनी आवाज बुलंद नहीं कर पाए थे? एक बार जो फैसला हो जाता है वो आगे समस्या आती है पैदा। आप उस समय अपने निजी बेनिफिट के लिए किसी भी चक्कर में नहीं बोले होंगे, चुप रहे होंगे। लेकिन मैंने उस समय जब शहीद स्मारक पर वो धरना चल रहा था, तब मैं उस समय एक ट्वीट किया। तो शहीद स्मारक पर बीएसटीसी बीएड का विवाद का धरना चल रहा, मैं वहां धरने पर गया तो वहां पर वो छात्र मुझे घेर लेते हैं कि ये आपने ट्वीट किया, ये कैसे कर रहे हैं, आपको क्या ये वो, तो तमाम बातें होती है। मैं वहां से निकल लेता हूँ और मेरे ऊपर दबाव डाला जाता है। लेकिन मैं कहता हूँ ये मामला कोर्ट तय करेगा, कोई बात नहीं। लेकिन ये लोग जो छात्र केस लड़ रहे थे, वो छात्रों ने मुझे कई बार बताया कि उन बेरोजगार नेताओं के ऑफिसों में, कार्यालयों में, धरना प्रदर्शन में बाहरी राज्य के छात्र थे। क्योंकि आज आपको मालूम है कि ईडब्ल्यूएस आ गया आरक्षित कैटेगरी में,
तो अब सबसे ज्यादा यदि चयन होता है तो भारी राज्यों का और सामान्य कैटेगरी में वो है। उसी समय भी भारी राज्यों के लोगों का ज्यादा चयन हुआ था। हरियाणा तक के छात्र उस आंदोलन में शामिल थे, उन नेताओं से मिलते थे, उनके कारनामे देखकर बड़ी शर्म आती है। क्या कारनामे थे, कथनी और करनी में किस प्रकार से अंतर होता है। जब इस प्रकार के ऐसे नेता जब इस कहीं पर भी चुनाव लड़ेंगे देश के कहीं प्रदेश के ऐसे नेता, तो वहां जमानत ही जब्त होगी। जो आवाज होती है, मैं सत्य बोलता हूँ, ताल ठोक के बोलता हूँ, बुलंद के साथ बोलता हूँ, भले ही उस समय मेरी आलोचना हो, कुछ भी हो, लेकिन आज वो नियम आपके आड़े आ, क्योंकि नोट ज्वाइनर का ही इश्यू वहां पर था और इसी के साथ कुछ डेटा छुपा करके उनको अपात्र अनुपस्थित भी नहीं बताया, उन्होंने नोट ज्वाइनर बता दिया और वैसा करके एक घोटाले की तरह किया। इतना ही नहीं, उस बीकानेर निदेशालय के अधिकारी जो उस समय डायरेक्टर थे, और जब वो छात्र हाईकोर्ट से हार जाते हैं और वेटिंग लिस्ट सही ठहराई जाती है सरकार की, तब वो अधिकारी अपने ट्विटर से ट्वीट करते हैं कि आज न्याय मिला। क्या एक संवैधानिक, एक सरकारी कर्मचारी, एक अधिकारी को अपने पद पर बैठे हुए शोभा देता है, उसके लिए सम्मान होने चाहिए। उसने नियमों के तहत क्या कोर्ट ने फैसला दिया, जिस प्रकार से उन्होंने ट्वीट किया तो उस प्रकार से जांच भी होनी चाहिए। उस समय के शिक्षा सचिव जो जो अधिकारी थे, किस प्रकार से हुआ, क्या खेला हुआ। उस समय सरकार अपनी पूरी ताकत एजी के माध्यम से पूरी ताकत लगाई और हर प्रकार से केस को जीतने के लिए सुमोटो तक लिया गया, जहां पर बाद में डबल बेंच में गए। डबल बेंच ने कहा कि आपने उस जजमेंट को चैलेंज नहीं किया, जो जजमेंट वेटिंग लिस्ट को आया था। सुमोटो के लिए सभी पार्टियों को कॉल, उनको नोट, तमाम बाद में क्या है कि खारिज होता है तो तमाम आधार आ जाते हैं, बाकी धरे हुए रह जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ा चुनौती का विषय मैंने रीट 2018 की इसलिए चर्चा करी कि सेम कॉन्सेप्ट पर ओबीसी की कटऑफ सामान्य से ज्यादा रही, रीसफल नहीं हो। जो ये कई लोग बोलते हैं, जो ट्विटर पर या तमाम जगह सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि रीट 2018 में भी रीसफल हुआ, उसमें भी ये क्या हो रहा है, ये कटऑफ ज्यादा कैसे गई। उस समय रीट 2018 उस समय इतनी 2 गुना की कटऑफ और ये नहीं होता था, 1 गुना का ही मामला आता था और डायरेक्ट उसी में होता था। उसके बाद वेटिंग लिस्ट और रीसफल निकाली जाती थी। तो अपात्र और अनुपस्थिति वाली कंडीशन के लिए तो रीट 2023 का कॉन्सेप्ट ही चेंज कर दिया गया। रीट 2021 में भी अन्याय हो रहा था और वो अधिकारी वैसे ही तानाशाही हो रही थी। उस समय के जो छात्रों की टीम थी और वही बेरोजगार नेता, वेटिंग लिस्ट जारी की जाए, ज्वाइनिंग दी जाए, वही उनका काम था। और उस समय की मैं सत्य बोलता हूँ, वो मुकेश सारण जो छात्र हैं, उनका जो वेटिंग लिस्ट में ज्वाइनिंग हुई, उनकी टीम है, उन्होंने राजा राम मील जी के साथ इतने चक्कर काटे, अधिकारियों के इतने चक्कर काटे, और उन्होंने अधिकारियों ने जो तानाशाही दिखाई और राजा राम मील जी तक भिड़ गए थे कि ये गलत इस बार नहीं होने देंगे, तब जाकर के वो रीसफल हुआ और सही प्रक्रिया से वो लिस्ट जारी हुई थी। नहीं तो रीट 2021 में भी यही कांड हो रहा था और बेरोजगार नेताओं का काम वही था। जब वो आज भले ही बदल जाए, वो मुकेश सारण मुझे छात्र हैं, वो रीट के उस समय के फोन पर मुझे पूरी कहानी बताते हैं कि किस प्रकार से ये षड्यंत्र रचा जा रहा था, कोई सुनने वाला नहीं था, और कैसे ये उन्होंने लिस्टें जारी करवाई और अन्याय होने से बचा पाए। तो ये कांड होते रहेंगे। भले ही आज जो ये आवाज उठा रहे हैं, मैं तो आज भी पूछता हूं कि वहां उस समय कहां थे। वो मामला रीट 2018 का है, बट वो लिस्ट तो रीट 2018 की 2020 और 21 में चल रहा था, तब तक आप एक्टिव नहीं थे। और ये तमाम जब आरक्षण की कुठारघात होता है तो ट्वीट नहीं करते, कोई साथ देने नहीं आता, जब बीतती है तब अपनी रोटियां सेकने आ जाते हैं राजनीति के लिए। कुछ तो ट्विटर पर अपने फॉलोअर बढ़ाने के लिए बहती हुई गंगा में हाथ धोने के लिए आते हैं, कोई लेना देना नहीं है सही गलत। जब उन संगठनों पर बात आती है तो चुपचाप निकल लेते हैं, बोलने की हिम्मत नहीं होती है, सांप सूंघ जाता है। क्योंकि गलत को गलत और सही को सही कहने की हिम्मत होनी चाहिए। रीट 2023 के अंदर यदि कुछ बदलाव करना है कि रीट सफल हो, तो उसके लिए आपको मेहनत करनी होगी। उन नियमों का उनका एक कमेटी भी गठित होती है। उस कमेटी क्या करती है वो भी आप देखिए। कमेटी सारी कंडीशन रख देती है। कमेटी में क्या होता है, कमेटी ना हाईकोर्ट में चैलेंज होती है तमाम प्रक्रिया। अब जो वो हाईकोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसले दिए, उन फैसलों को विचार करते हुए उनको आधार पूरा अध्ययन करने के बाद जारी होगा। क्योंकि जैसे ही आप हाईकोर्ट में जाएंगे तो वो बीकानेर निदेशालय, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, वो रीट 2018 में हुए फैसले लाकर रखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट तक से डिसाइड हुआ।
उसका कानूनी पूरा तोड़ होगा तो कुछ हो पाएगा। उस पर चर्चा करूंगा आने वाले वीडियो में कि हाईकोर्ट सिंगल बेंच डबल बेंच ने किस किस पॉइंट पर, लो पॉइंट पर कैसे, मैंने समरी कॉन्सेप्ट में बताया है कि किस प्रकार से हुआ, क्या हुआ, लेकिन डिटेल से कानूनी प्रक्रिया पर चर्चा करूंगा। तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि लेटेस्ट जानकारी आपको मिलती रहे। गलत हुआ है, रीसफल होना चाहिए था, बट किन की वजह से होता है, ये चलती हुई गाड़ियों पर जो करते हैं उन्हीं की वजह से होता है। पीछे के जो फैसले नियम होते हैं वो सभी के समस्याएं आती है, क्योंकि लीगल डिपार्टमेंट में जाता है तो लीगल डिपार्टमेंट सारी रिपोर्टें रखता है, सब चीजें होती हैं, सारे फैसले होते हैं उनके पास, कब कब क्या हुआ है। तो इसीलिए पूरे जब गलत होता है तो उस समय आवाज उठानी चाहिए। ये राजनेताओं का, जो ये बेरोजगार नेताओं का खेल मैंने बताया कि किस प्रकार से आरपीएससी की आज 5 भर्तियों के अंदर अन्याय हो रहा है। तमाम भर्तियों में आरक्षण के साथ अन्याय होता है, लेकिन आरक्षित वर्ग के साथ अन्याय होता है, बोलने की उनकी हिम्मत नहीं होती। और जनता, छात्र भी ऐसे ही हैं, जिस जिस हिसाब से जिसका स्वार्थ होता है वैसे वैसे इधर से उधर होते रहते हैं, बोलते रहते हैं। धन्यवाद।